घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। भाजपा के तीनों धरोहर वाजपेयी, आडवाणी और मनोहर हुए संसदीय बोर्ड से बाहर। आए मार्गदर्शक मंडल के अंदर बड़ा सवाल, क्या पार्टी में औपचारिक तौर से मोदी शाह युग की हो गई है शुरुआत? चाल, चेहरा, चरित्र, भय, भूख और भ्रष्टाचार, कई तरह के नारे बीजेपी में आपने सुने होंगे। कमल निशान और आडवाणी जी, वाजपेयी जी, और ये एक नारा था वहाँ पे कि भाजपा के तीन धरोहर वाजपेयी, आडवाणी और मनोहर। आज जो नए संसदीय बोर्ड का गठन हुआ उसमें से तीनों धरोहर के लिए एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया, जो मार्गदर्शक मंडल परामर्श देने का काम उनका होगा। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, लेकिन जो सवाल उठे हैं और वो सवाल जो है स्वाभाविक भी है और जाहिर है मीडिया में चर्चा के लिए विषय भी है। संसदीय बोर्ड में अमित शाह अध्यक्ष होंगे, इसके साथ ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उसमें वो भी हैं, राजनाथ सिंह हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली साहब हैं, अनंत कुमार हैं, नितिन गडकरी हैं, वेंकैया नायडू और थावरचंद गहलोत के अलावा जो दो नए नेता शामिल किए गए हैं वो जेपी नड्डा हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। रामलाल पार्टी महासंगठन की तरह और उसमें है शामिल हैं। पार्टी ने जो मार्गदर्शक मंडल का गठन किया है उसमें 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में से अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के अलावा जैसा हमने बताया आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह हैं। कुल मिलाकर के हालांकि ये पहले से उम्मीद था, अटकलें लगाई जा रही थी कि संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन में अटल और आडवाणी जी को जगह नहीं मिलेगी। जाहिर है जो पहले से तैयारी की जा रही थी कि भाजपा में एक युग का अंत हुआ है और दूसरे युग की शुरुआत हुई, क्या इसको ऐसे देखा जाए? यह एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी पार्टी, और खास करके जो पार्टी जहां लोकतांत्रिक तरीकों से चीज़ों को किया जाता है, उस पार्टी में एक नेतृत्व एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सौंपा गया है। लेकिन जो जनरेशन, जो पुराने जनरेशन, उनका भी स्थान एक तरह से, हालांकि बहुत औपचारिक या पार्टी संविधान के न, लेकिन एक वरिष्ठ के नाते, एक मार्गदर्शक मंडल के नाते एक चीज़ को रखा भी गया है कि ये वो बुजुर्ग हैं जो हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस तरह की सोच है कुल मिलाकर के। लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी में स्थापित थी, लोकतांत्रिक परंपरा, जिस तरह से चीज़ें अब तक बढ़ी हैं, क्या उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? हमारे साथ पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं, हमारे साथ मिथिलेश कुमार जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, और हमारे साथ इस वक्त रमन मलिक साहब हैं। रमन जी, आप बीजेपी के युवा नेता हैं। ये जो आज बोर्ड का गठन हुआ है, जो तीनों वरिष्ठ नेता धरोहर को जो बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकल के उनके लिए एक मार्गदर्शक मंडल बनाने की, उन्हीं के लिए बनाया गया है ये? जी नहीं, आप देखेंगे उसमें आदरणीय मोदी जी और राजनाथ जी दोनों, वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हैं, वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी देखिए, हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, आज की डेट वो मंत्री भी हैं। अगर आज की डेट में हम ध्यान से देखें कि हमारे वरिष्ठतम नेता इसमें कौन हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत स्पष्ट रूप से है कि अटल जी और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जी और मोदी जी, ये 5 जने जो हैं वरिष्ठतम लोगों में से हैं। जिस तरह से एक गांव में, एक कुंबे में हमारे यहाँ पुरानी प्रथा है कि पंचायत सबसे बड़ी होती है, ये 5 बड़े पंच हैं। आप देखेंगे सिख धर्म में भी गुरु के 5 ग्रंथी होते हैं, 5 पंथक होते हैं। वैसे ही ये मार्गदर्शन के लिए जो सबसे उच्चतम बॉडी बननी चाहिए कि कोई कहीं भी किसी भी विषय पे, किसी भी तरीके की चीज के ऊपर अगर मार्गदर्शन लेना है तो ये यही 5 लोग हैं, और इनका जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। ये परिवार परामर्श निर्णय नहीं ले सकते, परामर्श दे सकते। देखिए, इनका परामर्श निर्णय की तरह ही होगा जी।
तो चलिए इसको आप देखते कैसे हैं, ये इसको कैसे देखते हैं बीजेपी युवा नेता की तरफ? देखिए, ट्रांजिशन हर जगह आता है, समय अपने आप, समय में हर चीज अगर आप देखेंगे, एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, वो कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, परिवर्तन हमेशा रहता है। तो ये परिवर्तन है, इस वक्त परिवर्तन हो गया है। थोड़ा सा मैं जरूर मानूंगा कि परिवर्तन इस हिसाब से हुआ है कि एक नए नेतृत्व भी आया, साथ में हमने एक अपनी पॉलिसी को, या बोलना चाहिए अपने जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको नहीं छोड़ा है। हमने घर के बुजुर्गों को उनकी प्रॉपर जगह पे, उनकी प्रॉपर ऊंचे स्थान पे उनको बिठाया है, साथ स्थान पे बिठाया है, बिल्कुल सही बात है। साथ में हम उनको देखते हैं हर चीज के लिए, तो वो दे शुड बी देयर। मिथिलेश जी, देखिए, आज की बदलते हुए परिवेश में भारतीय जनता पार्टी का जो रूपरेखा है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा सा आज आरएसएस का दबाव बढ़ा है। आज ऐसा लग रहा है कि जो रणनीति आज तैयार, मतलब जिस ओर जा रही है भाजपा, पूरा का पूरा जो है रिमोट कंट्रोल की तरह जो है बनाने की तैयारी चल रही है आरएसएस की तरफ। तो हम आज कहीं न कहीं जो स्वतंत्र भाजपा थी जी, उससे कहीं न कहीं थोड़ा सा भटकाव सा नजर आ रहा है। आज उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आरएसएस का दबदबा जो है बढ़ते जा रहा है। इसका क्या आधार है आरएसएस का दबदबा बढ़ते हुए? आज जो 3 जो उसमें बढ़ाए गए हैं, चाहे रामलाल जी हो, नड्डा साहब हो, या और भी जो लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह, तो ये सारे लोग जो हैं जी, शिवराज जी तो खैर अलग मूवमेंट भाजपा से, मतलब विशेष उनका ताल्लुकात है, लेकिन फिर भी जो आज मूवमेंट जी मोदी सरकार की जो है, लोग कहते थे कि जो पूर्व की सरकार है रिमोट से चलती है, आज उसी टाइप से हम देख रहे हैं कि आप लेकिन कोई आधार नहीं बता रहे हैं। आप जेडीयू के नेता हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ आधार नहीं, तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। पुष्पेंद्र जी, रिमोट मुझे लग रहा है कि एक चीज पे अगर हम नजर डालें कि पूरे दुनिया में नेचर जो है, चेंज का जो बेसिक फॉर्मूला है, वो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है चेंज। और आप कुदरत का भी नियम होता है कि जाड़े के बाद गर्मी आई, बरसात आई, फिर पतझड़ आता है, फिर नए पत्ते आते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जो पत्ते गिर जाते हैं जमीन पर उनको बारे में ये कहा जाए कि नहीं साहब इन्हीं को वहां रहना चाहिए। राजनीति में बदलाव इस देश में बड़ी मुश्किल से देखा गया है, और इस देश ने राजनीतिक बदलाव के बारे में देखें, चाहे वो नेतृत्व का परिवर्तन हो या नई जनरेशन का हो, बहुत आसान नहीं हुआ है। और क्योंकि हमने 70-65 साल जितना भी देखा है, उसमें हमने देखा एक परिवार में पिताजी चले गए तो बेटी आई, बेटी चली गई तो बेटा आ गया, बेटा आ गया तो फिर उसका बेटा आ गया, फिर पत्नी आ गई। तो इस वजह से इस देश को इस किस्म के बदलाव की उम्मीद नहीं लगती थी कि ये कैसे मुमकिन है। आप देखें, हमारे यहां समाजवादी पार्टी में देखें तो 5 लोग लोकसभा से जीत के आए हैं, 5 एक ही परिवार के हैं। मुलायम सिंह के बाद कौन होगा, फिर उनके बाद कौन होगा? लालू प्रसाद यादव की उनकी पत्नी होंगी, अगर वो हटे थे तो उन जो सामाजिक न्याय से निकल के नेता आए थे उनको अपने परिवार, बेटी और पत्नी के अलावा कोई नहीं मिला। इसी तरीके से आप जम्मू कश्मीर में देखें, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। डीएमके में देखें, बेटी है, भतीजी है, साला है, रिश्तेदार है, ये तमाम चल रहा है। आप अभी हाल में उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी का एक बड़ा परिवार है, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह, जयंत, ये जिन लोगों ने भी अपने इस पूरे राजनीतिक काल में पार्टियां चलाने वालों लोगों ने, जो वन पार्टियां हुआ करती थी, वहां भी बदलाव नहीं है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से गवर्न होती है, नहीं होती है, विचारधारा की बात है। मिथिलेश जी को एक पार्टी की लाइन से हट करके यह सोचना चाहिए कि आज इस पार्टी के अंदर कम से कम यह स्थिति तो है कि जो लीडर बुजुर्ग थे, जिन्होंने पार्टी को सब कुछ दिया, पार्टी को बनाया, इस सब के बावजूद भी एक चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया आगे पीछे जा रही है, चीजें बदल रही हैं। उसको भांपते हुए इस बदलाव को एक बड़ी सहज प्रक्रिया के तहत, जिसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल पार्टी टूट जाएगी, लोग खराब हो जाएंगे, लोग विद्रोह कर देंगे,
इसका स्वागत करना चाहिए। मैं कहता हूं नीतीश कुमार के बाद मायावती के बाद ये सवाल खड़े होंगे कि ये जो पार्टियां हैं, क्या बदलाव के लिए आने वाली जनरेशन की जो डिमांड है, जो जरूरतें हैं, जो दिख रहा है, वो होगा कि नहीं होगा। मैं यही बात कह रहा हूं कि आज चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर मामला हो, चाहे जो मार्गदर्शन मंडल बनाया गया हो, आडवाणी जी बुजुर्ग हैं, आडवाणी जी महान हैं, आडवाणी जी फाउंडर मेंबर हैं, इस पे किसी को दो राय नहीं है। लेकिन आडवाणी जी की भूमिका आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में क्या हो सकती है? क्या वो 200 रैली कर सकते हैं? क्या वो इंटरनेट से तेज दौड़ सकते हैं? नहीं, ये स्थिति होगी। और आज एक और बड़ी बात है, एक इशारा है इसमें कि आप देखें कि मार्गदर्शन मंडल के अंदर अटल जी, सबको पता है कि वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो समझ पाए, जान पाए, लेकिन उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। आडवाणी जी है, जिनको रखा गया है, लेकिन इस मार्गदर्शन मंडल में मोदी ने अपने आप को रख के भी नई जनरेशन को यह दिया है कि मेरी भी यही जगह होगी 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब मैं इस स्थिति में नहीं होगा। तो ये एक अच्छा संकेत है जी, एक अच्छा संकेत है। नहीं, एक चीज और है पुष्पेंद्र जी, जी आपने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल उठता है कि हम इस टाइप से बुजुर्गों को जो है, जो मार्गदर्शक थे, गाइडलाइन है, उनको हम इस टाइप से हम जो है आउट करें तो थोड़ा सा आउट आप राजनीति में कैसे आउट करना चाहते हैं? क्या मायावती ने जो हाल काशीराम का किया, क्या ऐसे होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने जिस बदलाव के नाम पे एक दलित अध्यक्ष को कुर्सी समेत उठा के बाहर फेंक दिया, कहेगा बर्दाश्त नहीं कर दिया। मेरी बात सुन लें। और क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी लगातार इस कोशिश में 10 साल से लगे हैं कि भाई बदलाव करना है? एक बुजुर्ग पीढ़ी है जो सोफे कुर्सी की तरीके से 24 अकबर रोड में जमी हुई है, उसमें वो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। वो बदलाव के लिए बढ़ते हैं, वो तमाम सारे लोग उनको चौपट कर देते हैं। तो ये स्वयं प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में और उनकी पार्टी में बेसिक फर्क यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी पे काबिज हुए, वो किसी तरीके से आए नहीं, उनको बिठाया गया। लिहाजा आज उनका नेतृत्व उस पार्टी को स्वीकार नहीं है, सिर्फ सत्ता के लिए लोग हो सकता है उनके साथ खड़े हों। कई सवाल हैं पुष्पेंद्र, जो लोग आज पूछ रहे हैं कि चलिए वाजपेयी जी अस्वस्थ हैं लेकिन आडवाणी जी और जोशी जी बिल्कुल फिट हैं, दुरुस्त हैं, और क्या उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजना, उनको वहाँ पे लाना, इसको लेके सवाल उठ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रमन जी कुछ कहना चाहते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम जानते हैं। स्वागत है आपका घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं भाजपा में एक जनरेशनल चेंज जिसे कहते हैं, एक युग का के अंत और दूसरे की शुरुआत की तरह दिखा जा रहा है कि वाजपेयी जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, वो नारे आपको अगर याद हो, भाजपा के 3 धरोहर वाजपेयी, आडवाणी, मनोहर, इन तीनों धरोहर को आज के लिए मार्गदर्शक मंडल में उनकी भूमिका होगी। वो वहाँ से परामर्श देंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी परामर्श लिया जाएगा। ये सबसे पहले आपको हम भाजपा के जो प्रवक्ता हैं शहनवाज हुसैन, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल पे क्या कहा है ये आपको हम दिखाते हैं। मार्गदर्शक मंडल बनाया है जिसके अंदर आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होंगे। उपेंद्र जी, इस मार्गदर्शक मंडल के सदस्य जितने बनाए गए हैं, जो मार्गदर्शक मंडल है, इसको सियासी विश्लेषक के तौर पे आप कैसे देखेंगे? क्या है इसकी पूरी मंशा, क्या है, क्या आप पूरी रूपरेखा किस तरह से, आपको तस्वीर क्या नजर आ रही है? इसकी मंशा है कि ये जो 3 वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जिनको रिटायर किया जाना है लेकिन सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, तो ये हुआ कि 3 जो एक पीढ़ी के लोग हैं जी, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और जोशी जी। तो वाजपेयी जी वैसे भी निष्क्रिय हैं। इसमें प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह दोनों हैं खुद।
राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री इसलिए हैं कि इसमें थोड़ा पावर कहा जाता है कि भाई ये जो मार्गदर्शक मंडल है वह पावरलेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक तो प्रधानमंत्री हैं, दूसरे गृह मंत्री हैं, तो ये दो मंत्रियों के आ जाने से मार्गदर्शक मंडल में लगता है कि हाँ इसमें कुछ ताकत है, या मार्गदर्शक मंडल की कोई बैठक होगी। इसको कोई वो ये नहीं है कि ओल्ड एज होम के तरह इसका ये नहीं है, वो ओल्ड एज होम इसलिए नहीं है कि इसमें दो नए लोग भी तो हैं जी, वो ऐसे हैं जो वही संदेश देना था कि ये कोई ओल्ड एज होम नहीं है, एक सम्मान पूर्ण तरीका है, और यही बतलाना है कि नहीं ये अभी जो रिटायर हो रहे हैं पूरी तरह रिटायर नहीं हो रहे हैं। हम लोग की जो मार्गदर्शक की जो मीटिंग होगी मार्गदर्शक मंडल की, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री भी शामिल रहेंगे, गृह मंत्री भी शामिल रहेंगे, और इन 3 वरिष्ठ लोगों का जो सुझाव होगा, जो उनकी बातें होगी, वो सिर्फ वो ऐसे ही नहीं होगी कि कहीं 3 इकट्ठे होकर के बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है जी। तो वह कि नहीं तीनों बोलेंगे तो सुनने वाला भी रहेगा, और जो आदमी जिसके हाथ में सत्ता है, जो पावर में है, वो भी उसमें है। तो ये 2 को उसमें डाल करके, जैसे योजना आयोग है, योजना आयोग है जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि उसका अध्यक्ष होता है इसलिए बहुत ताकतवर हो गया। उसी तरह से मार्गदर्शक मंडल में प्रधानमंत्री भी शामिल है, इसलिए मार्गदर्शक मंडल को आप पावरलेस या टूथलेस, तो आप ये कह रहे हैं कि सम्मानित तरीके से अपने बुजुर्गों का ख्याल रखने की परंपरा को कायम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ऐसा किया, कोशिश की गई, लेकिन ये बेहतर होता कि ये जो वरिष्ठ नेता हैं खुद अपने को अलग कर लेते, बोलते कि भाई मैं संन्यास्त हो रहा हूं। तो ये इन 2 जो व्यक्ति हैं उन पर भी एक गंभीर टिप्पणी है। अच्छा तो होता है कि ये दोनों खुद बोलते हैं कि भाई मैं अब गार्जियन, अभिभावक की भूमिका में आ गया हूं, अब मैं मार्गदर्शक की भूमिका में आ गया हूं, कोई भूमिका में जरूरत भी नहीं पड़ती। ये दोनों की जो जिद है, हमें लग रहा है जैसा कि अब ये दोनों हैं जो कि जल्दी से छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर अपने आप से दोनों हट जाते और बोलते कि भाई ठीक है अब हम मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए हैं या अभिभावक की भूमिका में आ गए हैं। अभी से 5 साल पहले 2009 में जो चुनाव हुआ था उसमें कहा गया था आडवाणी जी को कि अभी आप अभिभावक की भूमिका में आ जाइए, तब इन्होंने सुषमा स्वराज को और जेटली जी को बनाया। तो ये जो इन दोनों की जो जिद है सत्ता के साथ बने रहने की, उस जिद को पूरा भी करना है इसमें, यानी सम्मान देना। आप कह सकते हैं कि उस जिद को भी ये सम्मान दिया गया है और कहा गया कि ठीक है एक मार्गदर्शक मंडल है, इसमें आप भी हैं और हम भी हैं, जो सत्ता में नहीं है वो भी हैं, जो सत्ता में है 2 व्यक्ति वो भी हैं। नीता मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी प्रतिक्रिया जानने से पहले ये जानना चाहूंगा कि भारत के लोकतंत्र में खास करके जो दल हैं, जितने भी संसदीय लोकतंत्र में जितने भी दल हैं, वहां जनरेशनल चेंज बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, और खास करके इस तरीके से जो चीजें स्मूथ हो। तो ये जो जनरेशन चेंज हुआ है नीता जी, इससे कुछ बाकी दलों पे भी असर होगा, आपके दल पे भी कुछ असर होगा इसका? देखिए, सबसे पहले तो ये जनरेशनल चेंज जो इतना एब्रप्ट हुआ है, मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि ये इतना जो एब्रप्ट हुआ है ये बहुत ही एक सोची समझी एक चाल के तहत हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा शुरू में केवल अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में अगर उभर रहे थे थोड़ा बहुत भाजपा में प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के लिए, तो ये दोनों थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगातार वो तो मोदी जी को लगता है कि आप इतिहास के पन्नों में जाने से कोई वो तो सेटल हो गया। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो जहां तक वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन एक तरह से मोदी जी ने सेवानिवृत्त तो इन दोनों को बहुत पहले से कर दिया। और आज मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है, कल जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद आज इनको ही बिल्कुल पूरी तरह से किनारे कर दिया। अरे अब किनारे कर दिया है या उनको सम्मानजनक तरीके से उनको, तो ये एक इससे कौन खुश, क्या आडवाणी जी आज खुश होंगे? उनसे पूछिए तो कितना सम्मान उनको दिया इस तरह से उनको जो सदस्यता उनको प्रदान करी गई है। नीता जी जो खुशी की बात कह रही हैं, तो नीता जी से जरा ये पूछें कि जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी को आपने राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति खुश थे बनने से पहले? देखिए जरा आप बता दें कि कैसे उनको धकिया के आप लोगों ने राष्ट्रपति भवन भेजा है और किन हालात से वो गुजरे हैं और क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। तो आप ये देखें ना कि आपने राष्ट्रपति की सीट से
इस मंडल को नहीं, आप बुजुर्गों की बात आप कह रही हैं, आप अडवाणी के दर्द के बारे में जानना चाहती हैं, जरा सा प्रणब मुखर्जी का दर्द भी पूछ के आ जाती हैं। मैं कहती हूँ कोई इसमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन इतना अब्रप्ट चेंज सीताराम केसरी जी के साथ जो कुछ हुआ, आज अडवाणी जी को नेताजी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कल के इलेक्शन के बाद आज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी से उनको बाहर कर दिया गया। तो आज जिस मोड़ पर है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से मोदी की जो हवा थी वो पंचर दिख रही है, तो लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ नीता जी से कि राहुल जी जो 10 साल से लगे हैं कि उनके यहाँ जो कहा गया है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो सोफे और कुर्सी की शक्ल में 24 अकबर रोड में हैं, उन्हें वो हटाने की जब भी कोशिश करते हैं वो राहुल जी को डुबा देते हैं। आपकी यह प्रक्रिया ये कब शुरू होगी, और वो प्रक्रिया जिसे आप आइडियल मानती हैं जो बीजेपी ने की, आपके यहाँ कब शुरू होगी? देखिए, मैं आइडियल इसको मानती हूँ कि धीरे धीरे चेंज वो एक बताएं ना, आप क्या कहाँ हुई है? राहुल जी की शुरुआत बताएं, कैसे करने जा रहे हैं? क्यों नहीं हुई है? जब हमारे यहाँ इंटरनल इलेक्शन शुरू कराए गए, NSUI में हुए, यूथ कांग्रेस में हुए, रमन जी कुछ कह रहे हैं। रमन जी कि आप उस प्रक्रिया को कैसे शुरू करें? आप बोले यूथ कांग्रेस में हुए, यूथ कांग्रेस में क्या बूढ़े लोग रहते हैं या यूथ कांग्रेस में क्या एक्सपीरियंस लोग रहते हैं? रमन जी, ये बात नहीं है, मतलब यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस के माध्यम से उन्होंने मैं आज वही आपसे पूछूंगा कि उस समय आपका शिष्टाचार और आपका व्यवहार कहाँ गया जब सीताराम केसरी जी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था? उस टाइम आपकी सोच कहाँ गई जब ये सोचा गया था कि पीवी नरसिम्हा राव एक बुझता हुआ दिया है, उनको टेम्परेरीली बना दिया जाए? उस समय कहाँ गए थे कि जब आपने प्रणब मुखर्जी को एक धक्के मार मार के आपने एक कोने में डाल दिया? चलिए, ये आपके इंटरनल मामले हैं। कितनी बारी ये हुआ और आज मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कांग्रेस बीजेपी का पूरा का पूरे हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस कितनी बारी वर्टिकल स्प्लिट हुई? जी, कांग्रेस कितनी बारी वर्टिकल स्प्लिट हुई है? और वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आपके यहाँ ट्रांजिशन ऑफ पावर का एक सिस्टम है ही नहीं। देखिए, बात आज के पेज पे अगर आप देखें, और जब युवाओं सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को लाना चाहिए, एक बॉडी, नेताजी रमन जी जो दो सवाल है। एक सवाल तो जो हम बुजुर्गों को सम्मानजनक तरीके से सियासत से विदाई दे, एक सवाल है। दूसरा है कि जो पार्टियां हैं, दल हैं, उनके अंदर में किस तरह की सोच, किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के सम्मान है। जो तीसरी बात है कि भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं वहां पे बहुत सम्मानजनक तरीके से बुजुर्गों की विदाई नहीं होती है। उपेंद्र जी, ये रही है भारत के। देखिए, इसमें हमें लग रहा है कि इसमें आडवाणी जी की गलती ज्यादा है। सीपीएम के नेता थे ज्योति बसु जी, वो भी हटे, उनकी जगह पर बुद्धदेव भट्टाचार्य आए। लेकिन एक जो जिद रहती है कि नहीं, हमें भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए, भाई हमें हटा रहे होते हैं कहीं और लगा, मुझे नहीं लगता लग रहा है। देखिए, नए को लाना ये बॉडी वो बनी है जो इस बढ़ते हुए परिवार की, आप देखिए सत्ता के साथ लोग भी और जुड़ेंगे 12 लोग और इसकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी। लोगों को लाने के लिए और अगर बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है तो एक ऐसा बड़ा मार्गदर्शक चाहिए जो इसको राइट रास्ते पे लेके जाए, जिसको पता हो कि उच्च नीच के समय क्या एक्शन लेना चाहिए। चलिए, इस पे अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। लोगों को आपको हटाना ही पड़ेगा, ये सभी पार्टियों में होता रहा है, तरीका होता है हटाने का। इस तरह उपेंद्र जी, तो आप बताइए सोनिया गांधी जी को कैसे हटाएंगे आप? चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जानते हैं जो परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन का भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पे इस परिवर्तन से कैसे देखा जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इसमें से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को इसमें अब शामिल नहीं किया गया। उनके लिए एक मार्गदर्शक मंडल बना के
प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह उस मंडल में भी हैं। सवाल अगर हम जो संसदीय बोर्ड को देखें, संसदीय बोर्ड को अगर हम उस पर नज़र डालें, संसदीय बोर्ड में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, थावरचंद गहलोत, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और रामलाल इसमें हैं। पुष्प जो अब संसदीय बोर्ड, चलिए ये बुजुर्ग के लिए मार्गदर्शक मंडल और संसदीय बोर्ड में जितना परिवर्तन हुआ है, जो लाए गए हैं, इसका क्या संदेश है, इसमें क्या संकेत है? देखिए, इसमें शिवराज सिंह चौहान को लाया गया। वही मैंने कहा कि देखिए, जब शुरू में जब बना था तो इस दिल्ली में और तमाम मीडिया में, अखबारों में इस बार की चर्चा थी कि बहुत दबाव में बना है और उसके अंदर अडवाणी के लॉबी के लोग हैं, वो राजनाथ का नाम आता था, जेटली का, सुषमा स्वराज का, शिवराज, ये सब तमाम सारी बातें थी। लेकिन अगर आप इसमें एक विजिबल कहें, और मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि वो टेलीविजन पे कहने की चीजें ना हो, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का था, लगातार भारतीय जनता पार्टी पे पिछले कई सालों से ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जो है बनियों की पार्टी है, अपर कास्ट की पार्टी है, और इसके अंदर बैकवर्ड या दलित जो हैं वो बड़ी ऑर्नामेंटल पोजीशन में है, सिर्फ शो बॉय की पीसीस के सिचुएशन में है। मुझे लगता है कि आज अगर आप देखें तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामलाल जी, थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, ये 5 या 6 नाम ऐसे हैं। अगर 12 का ये बोर्ड है तो 6 लोग वो हैं जो अपर कास्ट के नहीं हैं। ये एक मैसेज है। और जो बात लगातार हमारे मिथिलेश भाई कह रहे हैं कि आरएसएस का प्रभाव है, तो अगर ये प्रभाव सोशल इंजीनियरिंग को जन्म दे रहा है और ये बहुत स्वतः तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत इंगमिंगल तरीके से ये इसको आगे ला रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो आपका जो बोर्ड है जी, उसमें वास्तव में अभी देखिए तो अभी बनिया और ब्राह्मणों का ही जो है इसमें वर्चस्व। 12 लोगों में से मैंने आप संख्या देख लीजिए, आप उसमें कौन समाज के लोग हैं जो 1-2 आधे इधर है, लेकिन बाकी तो सब लोग वही है। आप देखिए सवाल कितना प्रभावी। उपेंद्र जी, जिस तरह से देश की सियासत है और जो बोर्ड का गठन हुआ है, हाईएस्ट बॉडी है, तमाम निर्णय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के यहीं पे होते हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो कितना सशक्त, कितना रिप्रेजेंटेटिव, कितना इफेक्टिव ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया गया है जी। 12 सदस्य थे और एक नए अध्यक्ष हो गए शाह, अमित शाह। तो जो अध्यक्ष है उसको सदस्य बनना ही बनना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है जी। तो एक को इनको बनना ही था, तो स्वतः बने अध्यक्ष होने के कारण उसका सदस्य होना था, उनको बनाने न बनाने का सवाल नहीं उठता है जी। बाकी 2 और इसमें शामिल किए गए हैं, एक शिवराज सिंह चौहान है, दूसरा जेपी नड्डा है जी। 2 व्यक्ति शामिल किए गए हैं। अमित शाह को शामिल किए गया नहीं, आप शामिल हो गए हैं वो, बिल्कुल। तो ये 2 में एक शिवराज सिंह चौहान है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 लीडर के रूप में पिछले 1-2 साल से इनकी चर्चा होती रही है। अडवाणी जी खुद इनके नाम को उठाते रहे हैं जी। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान की जो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरह से नेताओं की भीड़ में नंबर 2 पर पहुंच गई है। इनके चुनाव के प्रधानमंत्री बनने के पहले ही से वो इनके कंपटीटर के रूप में इनको पेश किया जा रहा था, मीडिया में भी पेश किया जा रहा था, कुछ एनडीए की दूसरी पार्टियां थी वो भी पेश कर रही थी और आडवाणी जी खुद भी पेश कर रहे थे। तो एक शिवराज सिंह चौहान को बनना ही था। हमें लगता है कि यह लगभग अवसंभावी हो गया था एक व्यक्ति को जो एक नहीं, तो ये जो स्थिति है इनको रखा गया है। इसके बारे में आप कह सकते हैं कि क्या इनसे भी कोई बेहतर व्यक्ति था जिनको रखा जा सकता था, या इनको कोई सोशल इंजीनियरिंग के तहत नहीं रखा गया है, ये तो सही बात है। और बाकी ये सही है कि अभी भी मिथिलेश जी जो बोल रहे हैं कि सोशली बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं है। जो 12 सदस्यों का जो बोर्ड है उसमें आप ज़्यादा कह सकते हैं 2 ओबीसी हैं, नरेंद्र मोदी और चौहान, और एक शेड्यूल कास्ट हैं थावरचंद गहलोत। बाकी 9 तो अभी भी जिनको अपर कास्ट कहा जाता है। अमित शाह की क्या जाति है? अमित शाह जैन है, जो जैन है तो उनका तो अपर कास्ट, वो तो धर्म ही अलग हो। चलिए उस पे रामलाल मीडिया ने, उपेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मीडिया ने जिस समय मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित हुआ उस समय मीडिया ने और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने और वो लोग जिनकी आईएसआई इंडस्ट्री जो सेकुलरिज्म की चलती है, उन्होंने ये बोला कि जी मोदी वर्सेस शिवराज,
ये बहुत चला था कि मोदी केपेबल या शिवराज केपेबल, और दोनों को एक दूसरे के आपस में पिट करा रहे थे और बोल रहे थे अंतर जो है। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस पूरे प्रकरण में कहीं पे भी अंतरकलह की भनक या अंतरकलह की बू आती है? ये सबसे पीसफुल ट्रांजिशन और सबसे पीसफुल रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग है, नहीं, मैं आपकी बात से वो है। सहमत हूं। आज से पहले हमारे भारतीय पॉलिटिक्स में इतने स्मूथ ट्रांजिशन किसी को देखने को नहीं मिली, और प्रोबेबली यही एक रीजन है जिसके लिए लोगों का हजम नहीं हो रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो आपसे बढ़कर थोड़ा और कहना चाहूंगा, क्योंकि आप बीजेपी के यहाँ पे बात नहीं बोल सकते हैं। खुद इनको अपने को अलग करना चाहिए था, आडवाणी जी को। और जो चलिए वो एक मेरा सवाल संसदीय बोर्ड को लेके है। कांग्रेस में केसरी जी का हुआ, डीएमके में संसदीय बोर्ड को लेके है। उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, आप देखें कि पहले जब मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में लाया गया था, उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बने, प्रचार समिति के अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पे भाजपा के कई मुख्यमंत्री हैं। गोवा में हैं मनोहर पर्रिकर हैं, राजस्थान में वसुंधरा जी हैं, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री ओबी शिवराज सिंह जी को चुना गया? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है कि देखते एक तो शिवराज सिंह वाली बात जो उपेंद्र भाई ने कही है कि हमेशा मोदी का मुकाबला उस जमाने शिवराज से होता रहा, और ये भी कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी को हल्का सा डेंट मारना चाहते थे वो यकायक शिवराज की तारीफ कर रहे थे। उसमें आडवाणी जी वगैरह सब शामिल थे, और नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि वो आए उस वक्त। लेकिन एक तो मैं इस बात को मानता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी से हैं, शिवराज सिंह को पार्लियामेंट बोर्ड में जगह देने में उनका रोल रहा होगा, तो आप इसको माने कि उन्होंने अपने से आगे वाले को भी जगह उसमें दी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि मनोहर पारिक की बात है या डॉक्टर रमन सिंह की बात है या वसुंधरा की बात है, आप ये देखें कि इस सब के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, मध्य प्रदेश की जो बड़ा राज्य है, उसके बाद एक ऐसे हिंदी भाषी प्रदेश का वो मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी भी हैं और 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लिहाजा ये उनके उसमें जाता है, मैं समझता हूं उनके फेवर में जाता है। और जो कॉम्बिनेशन दिल्ली के अंदर है और आगे आने वाली राजनीति जो मुझे नजर आती है कि जो ओबीसी की राजनीति है, जो प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि आगे आने वाली राजनीति जो है वो एक बहुत बड़े उस तबके की है जिसकी मेजॉरिटी है, उसका कहीं ना कहीं इसमें इशारा है। उपेंद्र जी, ये तो मैंने पहले भी कहा कि चूंकि उनका स्टेचर बड़ा कर दिया गया था। नहीं, अभी वो तो कर दिया गया था, इस वक्त जो लिया गया है तो एक तो और आगे ले जाए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के ऊपर। अगर आप देखेंगे जो सवाल उठ रहे थे इस वक्त कि एक नए युग की, उस ऐसे युग की शुरुआत हो रही है जहां पर कि नेताओं को पीछे छोड़ दिया जाएगा, 2 ही व्यक्ति चीजों को आगे बढ़ाएगा। उन चीजों को अगर देखें और बोर्ड के गठन को देखें, उसमें आडवाणी जी, वाजपेयी जी, जोशी जी बुजुर्ग के तरह से बाहर निकल गए हैं। लेकिन ये जो तमाम बाकी लोग हैं, जो संसदीय बोर्ड है, उस बोर्ड में शिवराज सिंह चौहान जी का लाना कहीं ना कहीं बहुत साफ संकेत है कि पार्टी में जिस तरह से जो सोचा जा रहा था कि पार्टी में ये 2 व्यक्ति की पार्टी चलेगी, नए युग में इस 2 व्यक्ति का ही सब कुछ चलेगा, वो स्थिति नहीं है। सही बात, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ जी। अगर ये इनको नहीं लाया जाता शिवराज सिंह चौहान को और किसी और को ले आया जाता तो कहा जाता कि देखिए जो इनका चैलेंजर हैं या जो इनका चैलेंजर हो सकते हैं उसको किनारे कर रहे हैं जी। जैसे कि आडवाणी सिंह को कोई चैलेंज नहीं है, मोदी जी को, जोशी जी से भी कोई चैलेंज नहीं है। अगर चैलेंज कहीं से मिल सकता है तो शिवराज सिंह चौहान से मिल सकता है, आने वाले समय भी मिल सकता है। तो जहां से इनको चैलेंज मिल सकता है उस व्यक्ति को पार्लियामेंट्री बोर्ड में ला करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने दिखला दिया कि भाई हम सारी ताकत है अपने हाथ में नहीं रखना चाहते, और जो हमारे प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, जो हमारे कंपटीटर हो सकते हैं, उनको हम दरकिनार करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो इनको अमूमन सियासत में देखा गया है अगर किसी और जो विरोधी, जो ताकतवर विरोधी होते हैं, उनको किनारे लगाने की प्रथा ज्यादा मजबूत है भारत के सियासत में। लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया। और जहां तक वसुंधरा राजे, रमन सिंह, पारिकर, इन लोगों को भी कभी लाया जाएगा, लेकिन इन लोगों को लाने के लिए फिर कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, फिर कुछ लोगों को हटाया जाएगा, फिर लोग हंगामा करेंगे कि देखिए इनको एब्रप्टली हटा दिया गया, इनको ये कर दिया गया। क्योंकि एक परंपरा रही कि जो भूतपूर्व अध्यक्ष होते हैं उनको रख लिया जाता है, उसी कारण वेंकैया नायडू हैं, फिर है कि अनंत कुमार हैं, नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी भी अध्यक्ष थे जी। वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, 2 पूर्व अध्यक्षों में ये रह गए। कितना प्रभावी टीम ये जो संसदीय बोर्ड है, कितना प्रभावी दिख रहा है आपको?
खास करके अगर अनुभव की दृष्टि से वाजपेयी जी नहीं थे, आडवाणी जी और जोशी जी के जाने के बाद अनुभवी तो सभी लोग हैं, जितने लोग अभी 12 जो सदस्य हैं उसमें तो महासचिव संगठन जो व्यक्ति होता है वो पदेन इसका ये होता है। रामलाल हैं संगठन महासचिव संगठन है, जो महासचिव संगठन होता है वो पदेन जी पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य होना ही होता है, जैसे अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड का स्वतः सदस्य होगा। तो ये है ही। एक थावरचंद गहलोत भी पहले से आ रहे थे, तो ये सारे के सारे अनुभवी लोग हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये 3 भले न पहले से रहे हों, लेकिन ये तीनों का अपना अनुभव है। अध्यक्ष को जेपी नड्डा जी को भी लिया गया है, क्या कारण है? जेपी नड्डा को अब क्यों लिया जा रहा है जी? हालांकि जेपी नड्डा उतना बहुत ज्यादा पब्लिक, उतने बड़े पब्लिक फिगर नहीं रहे हैं, सरकार में भी नहीं रहे, लेकिन प्रभावी संगठनकर्ता के रूप में उनको देखा जाए, संगठनकर्ता के रूप में रहे। अंदर में उनका जैसे कि रामलाल जी हैं, रामलाल जी भी बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल लीडर नहीं है, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी में नहीं रहते हैं। उसी तरह से नड्डा ये भी हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल लीडर उस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा विजुअल हों, लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई पड़े, लेकिन संगठन के अंदर हैं। और फिर उनका नाम अध्यक्ष के रूप में भी चला था, कुछ दिनों तक चलता रहा कि ये अध्यक्ष बने, कि ये अध्यक्ष बने। तो उस बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इन लोगों के बीच में कि भाई ठीक है, अभी तो आप अध्यक्ष नहीं बन सकते, बाद में कभी मौका बनेगा तो बने, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले लिया गया ताकि अगर भविष्य में उनको बनना पड़े तो उनके पास एक अनुभव रहेगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में काम करने का अनुभव रहेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड भी एक बहुत शक्तिशाली संगठन है। जी ये होता है। उपेंद्र भाई जो बात कह रहे हैं उसमें एक छोटी सी बात सिर्फ इतनी ऐड करनी है कि मुझे लगता है कि आप देखें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, अनंत कुमार, अरुण जेटली, सुषमा, रामलाल, थावरचंद गहलोत, शिवराज सिंह चौहान, गडकरी, इन सब के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी आदमी जो ब्लू आइड बॉय जिसे कह सकते हैं वो संघ का नहीं था। आप इसमें देखें, अगर आप सीधे तौर पे देखें तो जेपी नड्डा जनरल सेक्रेटरी बने हैं अभी हाल में, और उसके बाद में वो अध्यक्ष की रेस में थे, और हम सब जानते हैं कि वो संघ की पसंद थे युवा की वजह से। अगर वो उस अध्यक्ष के पद से बाहर हुए तो ये उसका एक सीधे तौर पे इनाम भी है, और इस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर संघ का सीधा एक नुमाइंदा है। जी चलिए रमन जी, 2 सवाल, बहुत छोटे, पहले छोटा सा सवाल है, और कि चाल, चेहरा, चरित्र के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई बीजेपी को। यहाँ से कुछ नए चाल, नए चेहरे को रखा गया है, पुराने चेहरे कुछ बाहर गए हैं, चरित्र में बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, चरित्र तो जिसे बोलना चाहिए ना, योर फॉर्म इज ऑलवेज विद यू। तो चाल, चेहरा, चरित्र में बदलाव की शुरुआत होगी यहाँ से। देखिए, बहुत कुछ बदलाव हुआ है, एक बहुत एजाइल बदलाव हुआ है, बहुत एजाइल टीम आई है। चलिए, और ये टीम सिर्फ प्रोग्रेस की तरफ देख रही है। जी चलिए, शायद ठीक है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। मिथिलेश जी, चाल, चेहरा, चरित्र में बदलाव। देखिए, अब तो बहुत समय 3 माह बीत गया है। नहीं, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बात, संसदीय बोर्ड की बात कर रहे हैं जी। तो 3 माह के अंदर में जो अब तक की परफॉर्मेंस हुई है, और हम समझते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो कहीं न कहीं जनहित के लिए अब तक कुछ ऐसा साबित नहीं हुई है। अब रह गई नरेंद्र मोदी की सरकार के परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीजेपी में जो परिवर्तन हुआ जी, बोर्ड का जो अभी मामला बोर्ड में हो रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, तो अभी जो है पहुंच गए, अभी जो है पार्लियामेंट बोर्ड बनी है जी। अब इस पर हम कैसे क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते। नीता जी, बीजेपी के चाल, चेहरा, चरित्र में कितना परिवर्तन आने वाला है यहाँ से? देखिए, मुझे नहीं लग रहा एक युग का अंत, दूसरे युग का जी जो ये 3 महीने जो अच्छे दिन आने वाली बात थी, अब मुझे लग रहा है अब अच्छे दिन बहुत दूर पीछे छूट गए हैं, क्योंकि आज जिस तरह से इतना परिपक्व, इतना राजनीतिक नेता को, अडवाणी जी जैसे कद के नेता आप सोनिया गांधी को कैसे रिटायर करेंगे? किनारे कर दिया है, इससे मुझे अरे आप कांग्रेस का बताइए ना, सोनिया जी के आने वाले समय के लिए कोई उनकी रिटायरमेंट पॉलिसी क्या है? मुझे लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो अपने मित्र हैं उनको समझना चाहिए कि जब 1998 में सरकार बनाने के लिए तमाम जो है साम दाम दंड भेद जो हो रहा था, उस वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रिय मुद्दों को, जिसके बारे में वो पिछले 50 साल से गाते रहे थे, सत्ता में आने के लिए खुटी पर टांग दिए थे, तो चरित्र उस वक्त बदला था। और उत्तर यूपीए की जो सरकार 10 साल तक रही, इससे लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी की चाल बदली, और आज का जो परिवर्तन है मैं समझता हूं वो चेहरे का चेंज है। तो चरित्र भी बदला है, चाल भी बदली है, और आज चेहरा भी बदल गया है। चाल, चेहरा और चरित्र तीनों में बदलाव आ जाएगा। जी
हमें तो नहीं लगता है, हमें लगता है कंटिन्यूटी ही है। कंटिन्यूटी है, व्यक्ति आता है, व्यक्ति जाता है, उससे व्यक्ति, ये सिर्फ चेहरे में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, चाल और चरित्र जो पार्टी की है वो बुनियादी रूप से उसमें कोई परिवर्तन आने की उम्मीद आपको नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ चेहरे नहीं हैं दिलीप जी, इसमें बहुत अहम चेहरे हैं जिनको किनारे कर दिया गया है। किनारे कर दिया गया है या वो एक नए जनरेशन में शिफ्ट हुआ? आप इसको किनारा करना क्यों देखते हैं? किनारा इसलिए क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी थी जिससे बाहर किया गया। तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सालों का, 40 इससे आपका क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अडवाणी जी का सम्मान पूरा देश करता है। सबसे ज्यादा कांग्रेस कर रही है सम्मान इस वक्त। ये उन्हीं अडवाणी जी का सम्मान करने में लगी है। अडवाणी की वजह से, अडवाणी की रथ यात्रा की वजह से दंगे हुए, अडवाणी ने मंदिर तोड़ दिया। आज कांग्रेस पार्टी को अडवाणी अगर इनका बस चले तो ये अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है और इतना सम्मान करती है। छोटा सा ब्रेक के बाद मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, छोटे से ब्रेक के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है या एग्जिट पॉलिसी क्या है? एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा में अटल और आडवाणी युग का अंत माना जा रहा है और मोदी और अमित शाह युग की शुरुआत की औपचारिक तौर से इसे लोग देख रहे हैं। उपेंद्र जी, इस युगांत का और नए शुरुआत को से कितने परिवर्तन आप क्या क्या परिवर्तन आने वाले समय में आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि औपचारिक रूप से हुआ, अनौपचारिक रूप से तो और पहले ही हो गया था जी। वो जिस युग की बात आप बोल रहे हैं, औपचारिक रूप से भले आज खत्म हुआ, लेकिन अनौपचारिक रूप से बहुत पहले, कुछ महीने पहले खत्म हो गया था। तो अब ये जो नए लोग आए हैं, अब इनका जो पार्टी है, पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, पार्टी की एक पॉलिटिक्स है। कहीं पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, परिस्थितियों को देखते हुए। तो वो पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे अब ये होगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आडवाणी अटल युग में भी था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते इन्होंने क्या किया था कि एनडीए बना करके अपने जो मुख्य मुद्दे हैं उसको किनारे कर दिया था कि भाई हमें सत्ता ज़्यादा जरूरी है, सत्ता में बने रहने के लिए अपने मुद्दों को हटा दिया। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी को उन्होंने दरकिनार कर दिया, पॉलिटिक्स को उन्होंने पसंद किया। अब हमें लगता है कि जो नई जो टीम बनी है, अब यह है कि आइडियोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे, ये पॉलिटिक्स के ऊपर जी। वैसे तो हमेशा पॉलिटिक्स का असर आइडियोलॉजी पर पड़ता है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते ही हैं। कौन से वो विचार होंगे जो आपको लगता है ज्यादा प्रभावी ढंग से लोग बीच में लेके जाएंगे बीजेपी? अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब अगले चुनाव का सामना करेगी, और 3 साल तो आप खत्म हो जाने दीजिए, 2.5-3 साल के बाद वो अपनी आइडियोलॉजी को सही ढंग से इंप्लीमेंट करने लगेगी। अभी राज्यसभा में उसकी सदस्य संख्या कम है बहुत। वो कौन सी चीजें होगी जो इंक्लूड होंगी इसमें? एक तो देखिए कश्मीर का मामला है जी, धारा 370 है, और हमें लगता है जो सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड है जी, इसमें भी आगे बढ़ेंगे। और मंदिर निर्माण का मामला, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने विचारधारा से जो अलग उसको दरकिनार करके आगे बढ़ी थी सत्ता के लिए, अब वहां से एक नई शुरुआत होगी जिसमें कि वो कोर इश्यूज जिसको जो विचार के उनके इनकी प्रतिबद्धता थी उस पे आगे बढ़ने वाले नेताजी डोमिनेट करेगी। और वो भी अभी नहीं जी, अभी कुछ दिनों के बाद 16 में एक चुनाव होगा, 16 में इनकी सदस्य संख्या और बढ़ेगी राज्यसभा में, उसके बाद धीरे धीरे लाइन पकड़ेंगे और 18 में कुछ सदस्य संख्या और बढ़ेगी। 18 में जाकर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ सकते हैं राज्यसभा में, या मेजोरिटी से थोड़ा सा कम रहेगा, इधर उधर से सपोर्ट लेके पूरा कर लेंगे। 18 के बाद से जो 1 साल का जो समय होगा जी, लोकसभा का चुनाव और इसके बीच का, वो 1 साल का समय बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है। हालांकि सिग्निफिकेंस आपका 18 के 16 के बहुत कम समय में। नीता जी जी, जो पब्लिक का एक परसेप्शन है बीजेपी को लेकर के, सांप्रदायिकता को लेकर के, कांग्रेस का परसेप्शन, पब्लिक का परसेप्शन,
पब्लिक का परसेप्शन में कह रही हूँ, तभी वो आपको बहुत 44 दिन पे तक फेंक दिया। रमन जी, बहुत दिन तक ये पब्लिक को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब देखिए अब नई टीम आने से आपकी चुनौती बढ़ी है। बीजेपी में नहीं है मोहन भागवत, नई टीम आने से आपकी चुनौती बढ़ी है। जोड़ रही हैं आप नई टीम आने से एक मिनट मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। आपकी हमारे पास समय कम है, बिल्कुल अध्यक्षा के पिता अध्यक्षा के पिता फासिस्ट ताकतों के साथ थे। क्या इसका कहना ये है कि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के जिम्मेदार हो गई? एक मिनट, मैं बहुत हमारे पास समय खत्म हो गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इससे आपके लिए नई टीम चुनौती है, कितनी बड़ी चुनौती है आपकी जो स्थिति हो गई। आप अगर 2014 में देखें, अब तक का कांग्रेस को सबसे ज्यादा देखिए 44 सीटों पे शायद कांग्रेस कभी नहीं। कई फैक्टर्स रहे हैं, वो बीजेपी की वजह से नहीं, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर तो एंटी इनकम्बेंसी भी रहा 10 वर्ष का। लेकिन उसके बाद अब जो आने वाला, आप कल के रिजल्ट से देखिए ना, किस तरह से हुई जो एक गुब्बारा ने जवाब नहीं दिया आपका। नीता जी एक जवाब चाहिए। नीता जी ने जवाब नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप तो चुनौती मानते ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ परिवर्तन कब होने वाला है? चलिए पुष्पन जी, आपको लगता है कि जो बीजेपी की जो नई टीम है, ये कांग्रेस के लिए या बाकी दलों के लिए या बाकी जो उनकी विरोधी हैं उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है? देखिए, इसका मैसेज सब जगह जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जो लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, परिवार बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उड़ीसा के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, उन सब के लिए मैसेज है। और साथ साथ जो मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि इसमें आप देखें कि एक सोशल इंजीनियरिंग भी है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि साहब फला जो पार्टी के लोग हैं साहब इन्हीं के साथ हैं, ये कास्ट इनके साथ है, ये कास्ट इनके साथ है। उसको भी चैलेंज मिला है आज की जो पूरा का पूरा बदलाव हुआ है इसमें। चलिए, नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी की कितनी प्रभावी होगी नई टीम? कितना पीछे जो पहले की टीम थी आज की टीम में कितना परिवर्तन होगा? आज की टीम में बहुत संक्षेप में बताऊं तो ये एक बहुत लीन आप दूसरों पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें सारे मोस्टली यंगर एज के हैं, जैसे पहले थे उससे कम उम्र के हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे अभियान के अंदर 272 प्लस अभियान के अंदर जी जान से मेहनत करी है, चाहे वो जिस भी दायित्व में रहे हों। और ये सारे लोग जो है ये एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान में से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये चलिए, चुनौती है। आप जैसे जो परिवारवाद, वंशवाद, इस तरह की जो पार्टियां हैं, जो व्यक्तिवाद, इन पार्टियों के लिए चुनौती है, व्यक्ति वाली पार्टी के लिए नहीं। ऐसा जो है, देखिए ये जो देश है जी, अब इसको हम कहें कि धार्मिक जो विचारधारा यहाँ जो चल रही है और धार्मिक कट्टरपंथी जो बढ़ते जा रही है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा अमल करेंगे। और इस पर जो है आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो भी लोग इसमें बढ़ाए गए हैं, जो भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आज संसदीय बोर्ड में हैं, इनका कहीं ना कहीं थीम इस टाइप से जुड़ी हुई है जो धर्म को आड़ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो अभी आपके नीतीश कुमार देखिए बिहार की बेटी बोलते हैं, और जो लोग बिहार के अंदर बम ब्लास्ट में मर जाते हैं उनको बिहार का बेटा नहीं बोलना नहीं जा सकता। और आपकी जो बेस है, अरे छोड़िए साहब, आप दोनों ISI हो, इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री 10 साल 12 साल से चला रहे हैं, बीजेपी को रोकता है, पाकिस्तान को रोकता है। रमन जी, मिथिलेश जी, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, नीता जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।